कल्पना कीजिए एक ऐसे दृश्य की जहां भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ताकतवर इंसान, जिसके इशारे पर विशाल सेनाएं कूच कर सकती हैं, वो एक नदी के किनारे तंबू गाड़े बैठा है। मतलब साम्राज्य के एक हिस्से में बगावत के बादल मंडरा रहे हैं, कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं, लेकिन इस सम्राट का पूरा ध्यान एक खिलते हुए अनोखे फूल की पंखुड़ियों पर या फिर साइबेरिया से उड़कर आए एक दुर्लभ सारस की बनावट पर टिका है। हाँ, ये छवि सच में बहुत हैरान करने वाली है। बिल्कुल। इतिहास में जब जहांगीर नाम का जिक्र आता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है विश्व विजेता, तो दिमाग में स्वाभाविक रूप से एक आक्रामक योद्धा की छवि बनती है। लेकिन असलियत इस छवि से कोसों दूर और कहीं ज्यादा दिलचस्प है। सही कहा आपने। देखिए, एक ऐसा शासक जिसके नाम में ही दुनिया जीतने का दावा हो, उसे इतिहास उसके सैन्य अभियानों से ज्यादा उसकी न्याय व्यवस्था, परिवार के भीतर के खूनी संघर्षों और सबसे बढ़कर कला के प्रति उसके जुनून के लिए याद करता है। और आज के इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हम सम्राट जहांगीर, जिनका जन्म का नाम मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था, जिन्हें उनके पिता अकबर प्यार से शेखू बाबा कहते थे, हम उनके 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक के 22 साल के शासनकाल को कालानुक्रमिक रूप से समझने वाले हैं। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है। मतलब ये सत्ता की राजनीति, परिवार के भीतर विश्वासघात और कूटनीति के साथ साथ कला के चरमोत्कर्ष के एक मास्टर क्लास है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए ना हमें शुरुआत करनी होगी 30 अगस्त 1569 से। फतेहपुर सीकरी में अकबर और आमिर की राजकुमारी, जिन्हें हम जोधाबाई या मरियम-उज़-ज़मानी के नाम से जानते हैं, उनके यहाँ उनका जन्म हुआ था। हाँ, जो कि बहुत मन्नतों के बाद हुआ था। बिल्कुल। लेकिन एक लाडले शहजादे से लेकर मुगल तख्त तक का सफर आसान नहीं था। अक्टूबर 1605 में जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्हें खुद को साबित करना था। और गद्दी पर बैठते ही उन्होंने जो किया वो बहुत रणनीतिक था। मतलब उन्होंने तुरंत आईने जहांगीरी लागू कर दिया। इसमें 12 अध्यादेश शामिल थे। हाँ, कुछ बहुत ही लोक कल्याणकारी कदम थे, जैसे सराय, मस्जिद और कुओं का निर्माण, और शराब पर भी रोक लगा दी गई थी। और मैंने पढ़ा है कि कुछ अवैध करों को भी खत्म किया गया था, तमगा और मीर बहरी। हाँ, देखिए, तमगा एक व्यापारिक कर था और मीर बहरी नदियों को पार करने का टैक्स था। जहांगीर ने इन्हें हटा दिया और किसानों की जमीन पर कब्जे पर भी रोक लगा दी। क्रूर दंडों पर पाबंदी लगाई गई, जैसे नाक कान काटना। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है न्याय की जंजीर। मतलब आगरा के शाहबुर्ज से यमुना तक सोने की एक जंजीर थी जिसमें 60 घंटियां थीं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इसे सिर्फ पीआर स्टंट कहना सही नहीं होगा। गद्दी मिलते ही उन्हें एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा था, और वो भी अपने ही खून से। आप शहजादे खुसरो के विद्रोह की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अप्रैल 1606 में सबसे बड़े बेटे खुसरो ने बगावत कर दी। उसे मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका का परोक्ष समर्थन था। तो ये लोक कल्याणकारी कदम जनता को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत जरूरी थे। बाप रे, गद्दी पर बैठते ही बेटे से युद्ध! और ये जालंधर के पास भैरोवाल में हुआ था, जहां खुसरो की हार हुई। बिल्कुल। लेकिन इस विद्रोह के दौरान एक ऐसा ऐतिहासिक परिणाम सामने आया जिसने सब बदल दिया। खुसरो भागते हुए सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी से मिला था। जहां गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया था, हाँ, और कुछ आर्थिक सहायता भी दी थी। जहांगीर ने इसे राजद्रोह माना और गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दे दिया। ये तो बहुत ही कठोर कदम था। बहुत ज्यादा। इस एक फैसले ने मुगलों और सिखों के रिश्तों में हमेशा के लिए कड़वाहट पैदा कर दी। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आंतरिक विद्रोह को कुचलने के बाद जहांगीर का ध्यान साम्राज्य विस्तार पर गया। उन क्षेत्रों पर जहां अकबर भी पूरी तरह सफल नहीं हुआ था, जैसे मेवाड़। मेवाड़ का अभियान 1605 से 15 तक चला और शुरुआत में यह बिल्कुल विफल रहा। हाँ, परवेज, महावत खान और अब्दुल्ला खान जैसे सेनापतियों के नेतृत्व में। लेकिन फिर जहांगीर ने अपने चतुर बेटे खुर्रम को भेजा। खुर्रम मतलब शाहजहां। जी, खुर्रम तो जैसे एक कंपनी का स्टार ट्रबल शूटर था, जिसे हमेशा मुश्किल प्रोजेक्ट सौंपे जाते थे, है ना? बहुत सही तुलना की आपने। खुर्रम ने वहां जाकर सख्त आर्थिक और सैन्य घेराबंदी की। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी
और उसी का परिणाम था 1615 की मुगल मेवाड़ संधि। महाराणा अमर सिंह को मुगल दरबार में आने से छूट मिली, उनकी जगह युवराज कर्ण सिंह गए। चित्तौड़ का किला वापस मिला पर मरम्मत की मनाही के साथ, और सबसे बड़ी बात, कोई वैवाहिक संबंध थोपा नहीं गया। बहुत ही कूटनीतिक जीत थी ये। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो यही खुर्रम 1616-17 में दक्कन यानी दक्षिण गया, जहां अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर से सामना हुआ। वो छापामार युद्ध नीति अपना रहे थे ना। हाँ, गुरिल्ला वॉरफेयर। खुर्रम ने कूटनीति और बल से उसका भी सफलतापूर्वक मुकाबला किया, और इसी सफलता पर खुश हो गए जहांगीर ने उसे शाहजहां यानी दुनिया का राजा की उपाधि दी। लेकिन सत्ता के विस्तार के साथ ही दरबार के अंदर एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। अगर हम 1611 में लौटें, जब जहांगीर ने शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा से विवाह किया और उन्हें नूरजहां यानी संसार की रोशनी का नाम दिया। हाँ, इसके बाद एक नूरजहां जुनता या गुट बन गया। इस गुट में उनके पिता ग्यास बेग, माता अस्मत बेगम, भाई आसफ खान और खुद शहजादा खुर्रम भी शामिल थे। यहाँ की जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस गुटबाजी ने अंदर ही अंदर साम्राज्य को कमजोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन साम्राज्य तो फैल भी रहा था। जैसे 1620 में पंजाब की पहाड़ियों के अभेद्य कांगड़ा किले की विजय, जहां 1621 में जहांगीर स्वयं भी गए थे। विजय तो मिल रही थी, लेकिन दरारें भी पड़ रही थी। 1622 में फारस के शाह अब्बास ने कंधार छीन लिया। यह साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा सामरिक नुकसान था। और ये नुकसान मुगल दरबार की गुटबाजी और शाहजहां के असहयोग के कारण हुआ। अब क्या जहांगीर ने सत्ता का नियंत्रण बहुत अधिक दूसरों के हाथों में दे दिया था, जिससे दरारें पड़ी? देखिए, ऐसा नहीं है कि जहांगीर पूरी तरह निष्क्रिय हो गए थे, लेकिन नूरजहां का प्रभाव स्पष्ट रूप से हावी हो रहा था। और जब कंधार का नुकसान हुआ तो अविश्वास खुले विद्रोह में बदल गया। हाँ, शाहजहां का विद्रोह जो 1622 से 25 तक चला। नूरजहां अपने दामाद शहरयार को उत्तराधिकारी के रूप में बढ़ावा दे रही थीं, जिससे शाहजहां असुरक्षित हो गया। बिल्कुल। और 1623 में बिल्लोचपुर के युद्ध में महावत खान ने शाहजहां को हरा दिया। और फिर 1625 में शाहजहां को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसे अपने बेटों दारा शिको और औरंगजेब को बंधक बनाकर दरबार में भेजना पड़ा। ये तो बहुत ही दर्दनाक रहा होगा। राजनीति में रिश्ते बहुत पीछे छूट जाते हैं, और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1626 में शाहजहां को हराने के बाद सेनापति महावत खान का कद बहुत बढ़ गया था, जो कि नूरजहां को पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल। जब नूरजहां ने उसे अपमानित किया तो महावत खान ने जो किया वो अकल्पनीय था। उसने झेलम नदी के तट पर जहांगीर और नूरजहां को ही बंदी बना लिया। बाप रे, सम्राट खुद एक बंदी। लेकिन नूरजहां भी कहां हार मानने वाली थी। उनकी कूटनीतिक चतुराई गजब की थी। तो बहुत गजब की, उसने बड़ी चालाकी से सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया और जहांगीर को मुक्त करा लिया। महावत खान को भागना पड़ा। तो इस सब का मतलब क्या है? इतने उथल-पुथल वाले राजनीतिक जीवन के बावजूद जहांगीर का असली झुकाव कहाँ था? उनका असली झुकाव हमेशा कला और प्रकृति की तरफ रहा। अक्टूबर 1627 में कश्मीर से लौटते समय भीमवार, जिसे राजौरी भी कहते हैं, वहां उनकी मृत्यु हुई और उन्हें लाहौर के शाहदरा में दफनाया गया। लेकिन उनकी असली विरासत युद्ध नहीं, बल्कि उनका आर्ट गैलरी या चित्रशाला प्रेम था। बिल्कुल। उनके पास बेहतरीन चित्रकारों की एक पूरी टीम थी। उस्ताद मंसूर का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। जहांगीर ने उन्हें नादिरुल अस्र की उपाधि दी थी। हाँ, वो पशु पक्षी विशेषज्ञ थे। उन्होंने साइबेरिया का सारस और बंगाल के पुष्प के जो चित्र बनाए हैं वो आज भी मशहूर हैं। और अबुल हसन, जो उनके सबसे प्रिय चित्रकार थे, उन्होंने जहांगीर के राज्याभिषेक का चित्र बनाया था और उन्हें नादिरुज़्ज़मा कहा गया। इसके अलावा विशन दास भी तो थे ना, जो मानव आकृतियां और पोर्ट्रेट बनाने में माहिर थे। उन्हें तो विशेष रूप से फारस भेजा गया था। जी हाँ। आका रिजा, जो आगरा चित्रशाला के प्रमुख थे, और मनोहर तथा गोवर्धन जैसे महान कलाकार भी उनके दरबार की शान थे। साहित्य में भी तो उनका बहुत योगदान था। जहांगीर ने खुद अपनी फारसी आत्मकथा तुजो के जहांगीरी
लिखी थी। और अन्य विद्वान भी थे। मोहम्मद खान ने इकबालनामा जहांगीरी लिखी, ख्वाजा कामगार ने मासिर जहांगीरी लिखी। ओह, और गियास बेग का दीवान और मोहम्मद हादी का काम भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि हिंदी कवि केशव दास ने भी जहांगीर जस चंद्रिका की रचना की थी। देखिए, एक क्रूर सत्ता संघर्ष के बीच जहांगीर ने कला में प्रकृति की सूक्ष्मता और शांति को खोजा था। ये बहुत ही अद्भुत बात है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो जहांगीर का शासनकाल बहुत सी चीजों का मिश्रण था। न्याय और सुधारों के साथ शुरुआत हुई। हाँ, और फिर मेवाड़ और दक्कन में सफलता मिली। फिर नूरजहां का बढ़ता प्रभाव, अपनों का विद्रोह, चाहे वो शाहजहां हो या मेहवत खान, और अंततः चित्रकला का वो शानदार स्वर्ण युग। सच में ये एक बहुत ही विविधता भरा शासनकाल था। अक्सर इतिहास में जहांगीर को महान अकबर और निर्माता शाहजहां के बीच का एक कमजोर शासक मान लिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर जहांगीर की आत्मकथा और कला का संरक्षण न होता तो क्या हमें मुगल इतिहास के मानवीय, प्राकृतिक और सबसे वास्तविक पहलुओं का इतना गहरा दस्तावेज मिल पाता? शायद कभी नहीं। शायद उनकी सबसे बड़ी विजय भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक थी। एक ऐसा सम्राट जिसने तलवार से ज्यादा तूलिका यानी पेंट ब्रश को अहमियत दी। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।